हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सारे लोग। मुझे लगता है एकदम फिट, फाइन, जबरदस्त, फैंटास्टिक होंगे। बेटा, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 12th का एक बहुत ही तगड़ा और जबरदस्त चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्वेश्चन ये बनता है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इस तरीके से आपको एक इमेज देख के तो इतना समझ में आ रहा होगा, सर एक करंट वगैरह टाइप की कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे आएगा, ये देखिए हमने कुछ एनोड, कैथोड, ये सब टर्मिनोलॉजी में आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आप इतना तो पता होगा ना कि बैटरी के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए आपका इस चैप्टर में स्टार्टिंग करते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो सर सबसे पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या चीज है, किसे आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपकी सुविधा के लिए सिंपल सी बात हमने लिखी हुई है। क्या लिखा है भाई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द what is the branch of chemistry that studies the relationship between electrical energy and chemical reactions। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है, तो आप बताओ क्या होगा भाई। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन को देने की खुजली ज्यादा है, ज्यादा कैपेबल होता है जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कंपेयर में विथ, अगर हम उसका तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कॉपर के साथ, तो जिंक फटाक से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और ये बनाता है ZnSO4 में प्लस, सिंपल सी बात है, रिलीज करता है Cu। अब बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होते समय क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी डिसाइड करती है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा, कितना ज्यादा होगा। आज की डेट में तुम सब देख रहे होगे कि जैसे अपनी कोई भी काम आप, जैसे मान लेते हैं हम अपने प्रोफेशन को ले रहे हैं, टीचिंग ही, यूट्यूब पे हम टीचिंग कर रहे हो, तो जितने ज्यादा हमें लाइक्स मिलेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा वो उसको स्प्रेड करेंगे, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ेगी, हमारी एनर्जी उतनी बढ़ेगी, ताकत उतनी बढ़ेगी, हम फुल टाइम वर्क करना शुरू करेंगे। दिन भर बस और कुछ करना ही नहीं है, हम सिर्फ कंटेंट ही प्रिपेयर करेंगे। भाई क्या होता है भाई, एक से एक कंटेंट बनाने वाले लोग कई महीनों तक काम करते रहते हैं, एक वीडियो लाने के लिए 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन काम करते हैं। सोचो मूवी आप देखने जाते हो, मूवी बनाने वाला एक मूवी 3 घंटे 2.5 घंटे की रिलीज करने के लिए 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लगा देते हैं मूवी बनाने के लिए। तो क्या है ये, वो पैसा ही तो है, वो एनर्जी ही तो है जो पर्सन को इतना ज्यादा मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। तो ऐसे ही जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन से एक बंदा जब दूसरे बंदे को उसकी जगह से हटाता है, तो किसी एक को उसकी जगह से हटाने के लिए जो ताकत चाहिए, जो पावर चाहिए, जो स्टैमिना चाहिए, वो एनर्जी रिलीज करता है, लॉस करता है। क्योंकि हर प्रोसेस के बाद हमें हमारी एनर्जी कम होनी चाहिए। जैसे पढ़े लिखे लोगों में और बिना पढ़े में क्या, अगर आप पढ़े लिखे, सच में पढ़े लिखे हैं, तो आप बहुत कूल होंगे, शांत होंगे, बात बात पे किसी से झगड़े नहीं करेंगे। पढ़े लिखे नहीं है हमेशा एरोगेंट रहेगा, किसी से कोई बोला वो मार देंगे, पीट देंगे, सब चलता रहता है। तो पढ़ाई का इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस करोगे, मैं साथ में यहां पर लिख रहा हूं एनर्जी, अब ये बंदा जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा, हमारा रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पीड से होगा, और जितना कम करेगा स्पीड उतनी कम होगी, स्लो होगी। तो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। अब यहां से जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये जो एनर्जी जनरेट हुई ना, इसी एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी में बदल देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देंगे। और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है भाई, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। Simply put it, explore how chemical reaction can generate electricity and how electricity can derive into chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इन चीजों की स्टडी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है ना। फिर हम इसको अगर समझें तो
इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिक सी आपको जो मैंने बात समझाई कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप उसे सिंपल सा समझाओगे कि जब कभी भी कोई भी कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यही है हमारी क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy is known as electrochemistry। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बात समझते चलिए ना बॉस, क्या मैं बताना आपको चाह रहा हूं वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो एनर्जी होती है, एक एनर्जी को मैं बोलता हूं केमिकल एनर्जी, एक एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी क्या होती है भाई, ये जो केमिकल एनर्जी अपन के पास है वो केमिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। किसमें भाई, ये केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब अगर मेरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगे तो इसी को बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब भी अगर आप नहीं समझ पाए तो सर केमिकल एनर्जी क्या होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज जनरेटेड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब भी किसी की चीज आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके केमिकल रिएक्शन के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे तुमने फील किया होगा कभी कभी दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो हीट बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी कभी दो चीजों को मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर घट जाता है। किसी का टेम्परेचर बढ़ गया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो कैसा बोला जाएगा आप बताओ। अगर किसी की हीट बढ़ गई तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। घट गई कैसा होगा, इंडोथर्मिक। कभी हमें एनर्जी देनी होती है, कभी हमें एनर्जी लेनी होती है। अगर मैं यही चीज आपको ऐसे समझा दूं, जैसे यहां देखिएगा, अगर मैं यही चीज आपको ऐसे समझा दूं कि यहां पर मेरे पास एक ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा भाई, मेरे पास एक क्या है, ग्राफ है। उस ग्राफ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं इधर देखो। जैसे एक लाइन ये मान लीजिए हो गई, फिर एक लाइन यहां से मैं ऐसे ले रहा हूं, ड्रॉ कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहां से एनर्जी स्टार्ट हुई, ये ऊपर गई और ये कन्वर्ट होके यहां आ गई। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये था। मैं ऐसे ही एक और ग्राफ बना सकता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके एक और ग्राफ यहां पर तैयार कर देता हूं। ठीक है, यहां पर तैयार कर देता हूं। तो ये मेरे पास दो ग्राफ आ गए, कोई टेंशन भाई। अब देखो ये दो ग्राफ आ गए। अब कहोगे सर ये तो दोनों एक ही चीज है। नहीं, हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर अब थोड़ी सी चीजें बदल जानी है। क्या होना है सर, अब जो होने वाला है वो मान लीजिए एनर्जी यहां से थी और ये बंदा लौट के यहां आ गया। ध्यान से समझिएगा तभी बात समझ में आएगी। अब पहले वाले केस में क्या था, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका कौन है, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका कौन है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट था और एक क्या था, प्रोडक्ट था। ये क्या है भाई, ये प्रोडक्ट है, राइट, और ये क्या है भाई, ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट हमारा वापस से किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। अच्छा, ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन ये एनर्जी को शो कर रही है। यानी इस वाली लाइन से हम क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी। ये वाली लाइन रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखा रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अगर मैं इस वाले पे बोलूं तो ये भी दिखा रहा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहां पर दिखा रहा है आपका एज यूजुअल एनर्जी। अब बताइए, इस पे एनर्जी दिख रही है और इस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिख रहा है। आप खुद बताओ कि पहले वाले में एनर्जी यहां पर क्या हुई है। यहां पर हम कह सकते हैं
कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है किससे? प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। यहां पे क्या हो रहा है भाई? यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट से। यानी पहले इसके पास ज्यादा थी, अब कम है। अच्छा सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। पहले की अगर बात करें तो ये लाइन यहां जाती है और ये वाली लाइन यहां जाती है, ठीक? तो ये जो दोनों का डिफरेंस निकल के आया, ये तो डेल्टा एच हुआ ना। एंथैल्पी में चेंज, एनर्जी में चेंज, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। ऐसे यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं कि भाई एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में भी डेल्टा एच है। अब तुम सोचो कब बढ़ रही है कब घट रही है? भाई यहां पर एनर्जी ज्यादा थी, यहां कम हो गई। इसका मतलब जब कोई भी चीज लॉस होती है तो हम साइन किसकी लगाते हैं? माइनस की लगाते हैं। और जब कोई भी चीज गेन होती है तो हम साइन किसकी लगाते हैं? प्लस की। जब प्लस लग रहा है यानी जगह डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है भाई? इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक का मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है अपने अंदर, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है भाई तो हम इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी यहां से हीट रिलीज हो रही है। तो जो हीट रिलीज हुई वो एक्सोथर्मिक हो गई, जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो इंडोथर्मिक हो गई। इस तरह से हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एनर्जी रिलीज करता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग बेसिकली उनकी बात करते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी हम इस टाइप के रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर रिएक्शन होगा तो वो एनर्जी को क्या करने वाला है? रिलीज करने वाला है। आप सारे लोग क्लास 11 से पढ़ के आए हुए हो तो सबको इतना पता होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। भाई जब कभी भी कोई एनर्जी लॉस करता है तो उसकी एनर्जी घटती है, और जब एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वो जल्दी जल्दी सेल्फ अकरिंग नेचर का होगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर के हो जाते हैं। तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस रिलीज्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, या फिर हमारे पास कहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से आ रही है, उस आई हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना, रख लेना। किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ही क्या बोला जाता है? कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हम बात करें, क्या होता है कभी कभी हम फास्ट में रह रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हम उस एनर्जी को यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। फिर हम खाना खाते हैं तो जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, हम खाने के थ्रू जो एनर्जी निकलती है उसे वापस से अपने बॉडी के अंदर रख लेते हैं। यही तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि बची हुई एनर्जी को, जो मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी पड़ी हुई है, उसे इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में बदल दो, या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में बदल दो। बस केमिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं इस चैप्टर के अंदर अगले पार्ट में बढ़ता हूं कि जहां पर हम ये सीखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम लोग बॉस यूज करने वाले हैं वो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। मैंने वही बात बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह का ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपको सिंपल सा लिखना है, क्या लिखना है भाई? इट कन्वर्ट आइए, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा चीज जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है उसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक सा सिंपल में आपको बात करूं तो होता क्या है, कोई भी अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बताऊं तो जैसे मैं यहां पर ये समझिए कि एक पॉइंट तो सिंपल सा आ गया कि इसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। अब इसके अंदर एक मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर ये हो गया, आप ये वाला कंटेनर यूज कर लेते हैं हम लोग।
हाँ देखिए भाई, आइए देखते हैं। ये कंटेनर ये हो गया, और एक कंटेनर आपका, एक कंटेनर अपना और भी है भाई। कौन सा है? यहां भी है। देखते रहिए। ये अपने दो कंटेनर हो गए, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों कंटेनर को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने वाला हूं। अब वो क्या होता है भाई? सॉल्ट ब्रिज। देखो, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से एक ऐसी पाइपलाइन लगी हुई है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। बस आप ऐसे समझ लीजिए, ये चीजें जो बाहर आपको दिख रही हैं एक्चुअल डायग्राम में, ये सब कहां है? अंदर है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, बात ध्यान सुनिएगा। अब क्या होता है कि इसके बाद मैं क्या कर लिया कि इसके अंदर हमको क्या लगाना है? इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। तो अब इलेक्ट्रोड कैसे लगाएंगे भाई, वो भी देख लो। इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ये दो अपने इलेक्ट्रोड हो गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने गैल्वेनोमीटर के साथ। अब इसका भी मतलब आपको समझाएंगे। ये अपना एक सेल बेसिक बन के तैयार हो गया, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए, अगर सपोज करिए इस कंटेनर के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और यहां पर सपोज कर लीजिए CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। एक पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक पे जिंक का एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये वाली रॉड जो है वो सपोज कर लीजिए जिंक की रॉड है, और ये वाली रॉड जो आपकी है वो कॉपर की रॉड है, ठीक। ये कॉपर की रॉड हो गई, एक जिंक की रॉड हो गई, कॉपर की रॉड हो गई। अब जिंक जो होगा वो यहां से Zn डाई पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा, और जो अपना कॉपर है वो यहां से Cu डाई पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। सॉरी, यहां से नहीं जाएगा, तो सही ये डायग्राम मुझे उल्टा बनाना, ठीक है। सॉल्यूशन से Cu डाई पॉजिटिव जाएगा, ठीक। अब इस सॉल्यूशन के अंदर बोलो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। बहुत सारे सल्फेट आयन कंटेनर में हो जाएंगे, और वैसे ही इस कंटेनर के अंदर भी, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसके अंदर जब जिंक आएगा तो बहुत सारे Zn डाई पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो बहुत सारे Zn डाई पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। अब होता क्या है, एक और बात थोड़ा सा समझने की है भाई। यहां पर हम क्या लगा के रखे हैं? कॉटन प्लग लगा के रखे हैं। क्या लगा के रखे हैं? कॉटन प्लग। इसे हम बोलते हैं कॉटन प्लग। ये दोनों इसके माउथ को बंद करने के काम में आते हैं, तो आप इन्हें कह सकते हैं कॉटन प्लग। क्या कह सकते हैं? कॉटन प्लग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉटन प्लग, कॉटन, ये कॉटन प्लग लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अगर अगर। क्या कहते हैं? जो सॉल्यूशन फिल हुआ है उसे हम बोलते हैं अगर अगर। अगर अगर,
अगर अगर नाम का एक जिलेटिनस सब्सटेंस फिल किया जाता है। अगर मैं इसके अंदर सोल्यूशन भरना दिखाऊं तो आप समझ लीजिएगा ये सोल्यूशन भरा गया है, ठीक है। ये आपका अगर अगर नाम का जो सोल्यूशन है वो फिल किया गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। जो सोल्यूशन इसके अंदर फिल किया गया अगर अगर, उसके अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हो सकते हैं। सर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जनरली लिया जाता है K+ और NO3-, ठीक। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां NO3- दिखा देते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे K+ आता है। ऐसे इस कंटेनर के थ्रू इनका फ्लो होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब क्या करना होता है, जब इस कंटेनर के अंदर फ्लो होता है तो पूरी कहानी को थोड़ा बगल ध्यान से सुनिएगा। अब पूरी स्टोरी ध्यान से समझ लीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले कंटेनर की रॉड से जिंक जो था वो बदल गया Zn डाई पॉजिटिव में, और उसने लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब यहां पर इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जब कॉपर था इसके अंदर, देखो यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था, कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन किया और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बदल गया Cu, कॉपर सल्फेट में डिपॉजिट हो गया, और यहां पर हम बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, आप बोलोगे Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव चेंज हो गया Zn में, डाई पॉजिटिव में, और साथ में Cu में। बस ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, और जो मतलब ये केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो डिवाइस आपने पूरा देखा, जो अरेंजमेंट देखा, ये अरेंजमेंट इस जनरेटेड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है तो बस उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। The cell which convert chemical energy into electrical energy is known as galvanic cell. अब इसी सेल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हो, इसी सेल को आप वोल्टिक सेल बोल सकते हो, इसी सेल को आप डैनियल सेल बोल सकते हो, सब एक ही नाम है। और ध्यान देना है, ये मैंने स्पेशली डैनियल सेल बनाया है जिसमें जिंक और कॉपर रॉड का यूज करते हैं। अगर जिंक और कॉपर रॉड को छोड़ के किसी और रॉड का यूज करते हैं तो वो डैनियल सेल नहीं बोला जाएगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल बोला जाएगा। तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि वो सेल जो जिसमें जिंक और कॉपर का स्पेशली यूज होता है वो गैल्वेनिक सेल है। रेस्ट सेल कौन से होंगे? वो डैनियल सेल है। रेस्ट सेल कौन से होंगे? गैल्वेनिक। यानी डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, बट ऑल गैल्वेनिक सेल आर नॉट अ डैनियल सेल। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं सर इसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन हुआ, तो अब अगर मैं इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन बोलूं तो आप बोलोगे मेटल प्लेट, metal plate at which oxidation and reduction are takes place. Oxidation and reduction are takes place called what? इलेक्ट्रोड। ठीक, जिस मेटल के प्लेट पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जैसे अभी यहां पर मैंने कहा था ना, तो ये जिंक हमारा क्या है? बोलो, ये जिंक हमारा है इलेक्ट्रोड। जिंक क्या है? इलेक्ट्रोड। ये कॉपर क्या है? ये कॉपर भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड। तो जिस मेटल के प्लेट पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई करूं, ध्यान से भाई समझिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई करूं तो आप ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोड को अगर क्लासिफाई करूं तो वो 2 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव, और एक होता है इनर्ट। अब सर ये एक्टिव और इनर्ट का क्या लफड़ा है? भाई एक्टिव नाम से समझ में आ रहा होगा, जो केमिकल रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व हो जाता है वो एक्टिव होता है, और जो सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करता है उसे इनर्ट कहते हैं। जैसे
मैं बोलूं इट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलोगे? एक्टिव। और बोलोगे इट डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इट डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है उसे इनर्ट कहते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना? अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा, अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप क्या बोलोगे भाई? एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, है ना, जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया, ईटीसी, ये सब एक्टिव में आते हैं। और यहां पर अगर बात स्पेशली की जाए तो पैलेडियम लेते हैं, प्लैटिनम लेते हैं, बस ये बेसिकली हम लेते हैं किसमें? इनर्ट में लेते हैं। ठीक है? अब अगर मैं ये बोलूं कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रोड को एक और क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हो बताओ? इसको तोड़ सकते हो दो पार्ट में। एक को आप बोलते हो कैथोड और एक को आप बोलते हो एनोड। अब हमारे पास कैथोड और एनोड दो चीजें आ गई। सर कैथोड और एनोड का डिफरेंस क्या होता है? तो आप ये बताओगे कि कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। यानी जिस प्लेट पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? पूरी स्टोरी और अच्छे से समझ लेते हैं भाई। अगर मैं ये बोलूं कि आपको ये समझना है कि हम लोग कहां गए थे? यहां पे थे ना, ये नहीं, ये यहां है। अगर मैं ये बोलूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोड की कैटेगरी की बात करूं तो जैसे अगर मान लेते हैं जिंक था, तो जिंक बदल गया किसमें? Zn डाई पॉजिटिव में, बाई लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है भाई, ये बहुत पिक्चर एकदम क्लियर है, तो मेरा जिंक जो है वो किसके जैसा काम करेगा? एनोड के जैसा काम करेगा। यही मैं आपको समझाया हूं अभी पीछे कि जिस किसी पे ऑक्सीडेशन होता है, या तो वो खुद ऑक्सीडेशन करे या उसके प्लेट पर ऑक्सीडेशन हो, वो क्या बोला जाएगा? एनोड बोला जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास Cu डाई पॉजिटिव था और वो Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, तो आप बोलोगे भाई यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहां पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और जहां पर रिडक्शन होता है बॉस, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे कैथोड। क्या बोलोगे? कैथोड। तो अब ध्यान देना, कैथोड ये नहीं, ये प्लेट होगा। कैथोड की जो हमने प्लेट लगाई थी ना, वो प्लेट होगी, तो मेटल प्लेट कैथोड होगा, आयन नहीं। आयन का तो रिडक्शन हो रहा है, मेटल प्लेट जो होगी, मैं इसे ना करके इसे बोल रहा हूं कि जो बदल रहा है वो कैथोड बोला जाएगा। तो ये एनोड और कैथोड का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी रिएक्शन दिया हो आप इजीली बताओगे किसका कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा। ठीक है ना? अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लो कि मैं ये बोलूं कि मैंने SN का रिएक्शन जो था, मतलब अपना जो SN डाई पॉजिटिव था वो आयरन के साथ मिल गया। ध्यान सुनिएगा, आयरन के साथ मिल गया, और यहां पर मैं बोलूं कि आयरन ट्राई पॉजिटिव बन गया, और SN जो था वो या आयरन को डाई पॉजिटिव बना देते हैं, डाई पॉजिटिव हो गया, SN हो गया। अब यहां पर यह कहता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे। जाहिर सी बात है, हम बताएं आयरन जो था, आयरन को आप अभी पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे, तो खाली आप इतना समझिए कि आयरन अपना इससे इसमें जा रहा है, यानी आयरन इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है बताओ? लॉस कर रहा है। तो आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और Sn+2 से न्यूट्रल हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है।
अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसका काम करेगा आप बताओ? कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? कैथोड का। और जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। बस इतनी सी स्टोरी है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो फिर बताइएगा। यहां तक मैं उम्मीद है इतनी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब हम ये सीख गए क्या होता है तो सर उसके अंदर एक चीज भरते हैं जिसे मैं ZnSO4 या CuSO4 जो वर्ड लगा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट की कोई पूछे कि सर डेफिनेशन क्या होगी, भाई इसकी भी तो कोई डेफिनेशन बोलोगे ना। तो आप बोलोगे द सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which conduct electricity in its aqueous or molten state, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो अपने लिक्विड स्टेट में या फिर पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। बोलो इतनी स्टोरी में कोई कंफ्यूजन? अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो बॉस इलेक्ट्रोलाइट कितने कैटेगरी के होते हैं? 2 कैटेगरी के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट 2 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया भाई। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक हमारा हो गया कैसा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को हम क्या कहते हैं भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर होता है बताओ? जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी मैं यहां बोल सकता हूं कंप्लीटली आयोनाइज, और ये क्या होता है? पार्शियली आयोनाइज होता है। पार्शियली आयोनाइज होता है। तो जो पार्शियली आयोनाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये आपका हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल देखेंगे। अगर कोई आपसे कह दे भाई एग्जांपल भी बता दीजिए, तो बिल्कुल सर ये लीजिए एग्जांपल भी ले लीजिए। एग्जांपल में हम NaCl ले सकते हैं, एग्जांपल में हम KCl ले सकते हैं, CaCl2 ले सकते हैं, MgSO4 ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास इसके हैं। अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर पार्शियली यानी वीक की बात कर रहे हैं, NH4OH ले लो, है ना, NH4Cl ले लो, है ना, एसिटिक एसिड ले लो, तो ये सब आपके किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं? वीक कैटेगरी के अंदर। तो ये पूरी कहानी हो गई किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? मैंने कहा ना कि जब आप वो करते हो, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर ऐड करते हो, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने अपना इलेक्ट्रोड लगाया। अब इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर आ जाएगा। या तो ये प्लेट में प्लस चार्ज आएगा, ठीक, और अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर यानी यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब प्लेट पे माइनस है, यानी ये प्लेट कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये सॉल्यूशन कैसा है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा, यानी चार्ज जो डिफरेंस होगा, चार्ज डिफरेंस जो होगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड वर्ड समझ में आ गया। अब उस इलेक्ट्रोड के पास अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं भाई?
द ability of an electrode to gain or loss electron in its aqueous solution। अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने या गेन करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मैं तोड़ूं तो कितने टाइप में टूट जाएगा भाई? एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा कौन सा होता है भाई? दूसरे नंबर पे आता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों का मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी किसी भी एलिमेंट के पास, इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो एबिलिटी होगी उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे, और जो गेन करने की एबिलिटी होगी उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे। यानी मैं अगर इसमें लिख भी दूं, अगर मैं यहां लिख दूं, क्या लिखूंगा बोलो? एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन करने की एबिलिटी सॉरी, और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की एबिलिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब ये आता है अपना नर्स्ट इक्वेशन, तो ये चीजें बाद में सीखेंगे। अब सॉरी भाई, लग रहा है काफी ज्यादा हो रहा, तो नर्स्ट इक्वेशन हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। अभी तक का जो मैं बताया हूं उसे आप लोग घर पे सिस्टमेटिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताइएगा कि यहां पर आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।